नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। फायदे के फंड का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि बाजार में इस समय जो सिचुएशन है वो काफी समय से शायद निवेशकों ने नहीं देखी होगी। बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत है इस समय, और इसकी एकमात्र वजह जो दिखाई दे रही है वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल के लिए कुछ देशों को दे दी है राहत। लगभग 75 देशों के लिए 90 दिनों का ग्रेस पीरियड मिल गया है। ट्रम्प ने ये कह दिया है कि 90 दिनों तक टैरिफ पर रोक लगा दी जाएगी, चाइना को छोड़ करके लगभग सभी देशों के ऊपर। और नेगोशिएशन टेबल पर भी आ गए हैं। उसकी वजह से बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, और जब बाजार रिएक्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है आपके पोर्टफोलियोज भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर भी असर पड़ता है। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये फायदे के फंड में हम डिस्कस करते हैं। और आज इस डिस्कशन में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ इस समय क्वांटम म्यूचुअल फंड से फंड मैनेजर क्रिस्टी मिथाई जी मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद अर्निमा, आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जी सर, इस समय बाजार में बहुत उथल पुथल है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। ट्रेड वॉर की सिचुएशन इस समय ग्लोबली पैदा हो गई है अमेरिका चाइना के बीच में। लेकिन अभी 90 डेज का ये जो ग्रेस पीरियड है, ये 90 दिन गुजार लेगा। बाजार ठीक ठाक स्थिति में आपको लग रहा है? क्या आउटलुक दे रहे हैं बाजार के लिए? देखिए अर्निमा, ये जैसे टैरिफ की बात कर रहे हैं अभी। काफी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन जीत के, तो हम्म। लोग ऐसा एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद टैरिफ होगा। डोनाल्ड ट्रंप भी पहले टर्म में भी कुछ बोले थे इसके, बट किसी ने भी अप्रैल 2 में ये सोचा नहीं होगा कि इतना एक्सटेंड तक टैरिफ लगाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी देशों में। हम्म। और इंडिया में भी 26% तब लगाया था। फिर बाद में अभी ये 90 डे का विंडो है। तो हमारे हिसाब से काफी कंट्रीज जैसे बायलैटरल एक यूएस के साथ जो नेगोशिएशन हर कंट्री का चल रहा है, हम्म। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि कुछ रेजोल्यूशन होगा इससे भी। ये 26%, बाकी सारे कंट्रीज में 44-45% या उससे ऊपर भी है। हम्म। तो कुछ हो सकता है इन नेगोशिएशन, वही मार्केट एंटिसिपेट कर रही है। पर अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल बनी रहेगी। आप अगर अभी मार्केट्स भी देखें तो जो भी सेक्टर्स हैं जो यूएस फोकस्ड है या एक्सपोर्टर्स है, वो सेक्टर्स में काफी डिक्लाइन हुए पिछले एक हफ्ते में। तो वो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। पर ये अनसर्टेनिटी अपॉर्चुनिटी भी देती है फंड मैनेजर्स को सही स्टॉक इन्वेस्ट करने की, क्योंकि वैल्यूएशन काफी पॉकेट्स में कम हो चुका है। जी। तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, बट हमारे हिसाब से अनसर्टेनिटी भी है। बट द पॉइंट इज कि अगर इसमें से कुछ भी अच्छा रेजोल्यूशन आता है ये टैरिफ में से, वो अच्छा भी हो सकता है। जी। सो या जी सर, इंडियन मार्केट पर भी आउटलुक जानना चाहूंगी। अभी बाजार कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि बाजार ट्रम्प के डिसीजंस पे बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स तो कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स तो कर रहे हैं, पर इंडियन मार्केट्स के पास अभी ट्रिगर्स भी बहुत ज्यादा है। पहले अभी कुछ दिन पहले तक आरबीआई भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। आरबीआई की पॉलिसी आ गई है। उसके बाद अर्निंग सीजन अभी चल ही रहा है, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ट्रिगर इस समय इंडियन मार्केट के लिए बने हुआ है। तो इंडियन मार्केट के लिहाज से कैसा लग रहा है? अभी बाजार किस तरीके से लग रहा है? करेक्ट। सो अभी अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो क्लियरली आप वैल्यूएशन देखें तो इंडियन निफ्टी पीई का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 19.5 19.6 के आसपास है। ये लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेजेस के काफी पास है। बीएसई सेंसेक्स का भी नियर अबाउट वही रेंज में है। तो वैल्यूएशन अगर आप 6 महीने पहले से देखें इंडियन बाजार का, काफी कम हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए, क्योंकि लोग अभी वैल्यूएशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इन सेंस इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। बट अगर आप ट्रम्प का ये देखें कि इम्पैक्ट क्या है, सो क्लियरली इंडिया काफी इंसुलेटेड है। ये हम्म। सब अभी लोग ग्लोबली मार्केट्स गिरते हैं, नास्डैक गिरता है 10-15%, तो वो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग तो आता ही है। हम्म। बट अगर आप बिजनेस वाइज फंडामेंटली देखें तो इंडियन इकोनॉमी काफी इंसुलेटेड है ग्लोबल ट्रेड से, बिकॉज इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ जीडीपी डोमेस्टिक है। हम्म। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो काफी
दूसरे इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज के मुताबिक डिफरेंट है। जैसे आप वियतनाम देखें, या देखें कोई अदर कंट्रीज, चाइना हो गया, या थाईलैंड, या ये सब कंट्रीज, इंडोनेशिया, काफी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट भी है। तो अगर आप टैरिफ, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था उधर, अगर कुछ इशू आता है तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है। तो इंडिया रिलेटिवली कम वो इम्पैक्ट होगा बिजनेस वाइज। हम्म। और जैसे आपने आरबीआई की बात की, तो जी। पिछले फर्स्ट हाफ ऑफ FY 25 आप देखें तो हम्म। इंडिया एक स्लो डाउन के दौर से जा रहा था। हम्म। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें तो काफी सेक्टर्स में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था। जैसे सीमेंट ले लें, केपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स ले लें, या कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लें। वो काफी रीजन से, एक इलेक्शन का टाइम था, वो जो गवर्नमेंट का केपेक्स आना था वो काफी स्लोली आया था। बट अभी अगर ये क्वार्टर देखें तो वहाँ वो सब पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट है। सो इंडियन इकोनॉमी स्लोली रिकवर कर रहा है फ्रॉम आपका फर्स्ट हाफ का बुरा फेज या स्लो डाउन फेज में बोलूंगा। सो वो एक की पॉजिटिव है। और अभी अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, आरबीआई ऑल्सो, वो भी ग्रोथ को रिवाइव करने की कोशिश में है। तो उन्होंने अपना स्टांस भी चेंज किया है, इंटरेस्ट रेट स्लोली कट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 बिप्स का कट हो चुका है पिछले दो आर पॉलिसी मीट्स में, और आगे जाके भी वो होगा। और आप देख रहे हैं कि लिक्विडिटी जो कम था सिस्टम में, उसमें भी काफी फोकस किया है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। हम्म। तो ये सब आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रिकवरी वेल ऑन ट्रैक है, वो स्लोली अच्छे से रिकवर होगी। हालांकि ये क्वार्टर में मे बी उतना शार्पली इंक्रीज नहीं होगा, बट अगर आप ये पूरे साल की बात करें तो इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट होगा। सो ट्रम्प टैरिफ एक अनसर्टनिटी का फैक्टर तो है, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑटोमोटिव कंपनी जो एक्सपोर्ट करता है, सडनली यूएस ने इतना बड़ा टैरिफ डाला, वो अभी 26% है। तो उनको देखना पड़ेगा कि मेरे को दूसरे मार्केट फाइंड करने हैं वो गुड्स सेल करने के लिए, या मैं कैसे इसके इस टैरिफ को प्ले आउट करूं। तो वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हर कंपनी करेगा। हम्म। और ये भी है कि अगर चाइना पे हम लोगों ने इतना ज्यादा टैक्स कर दिया यूएस ने, तो चाइना अपने प्रोड्यूस को भी ऑल ओवर द वर्ल्ड डंप करेगा। जैसे स्टील में हो सकता है, काफी सेक्टर्स में हो सकता है। तो वो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट्स तो होंगे। बट इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटिवली इन सबसे वेल प्लेस्ड है, अगर आप देखिए कोई भी इमर्जिंग मार्केट, इवन फॉर दैट मैटर सम डेवलप मार्केट। हम्म। सर, जो अभी बाजार में सिचुएशन देखने को मिल रही है, इंडियन शेयर मार्केट में सिचुएशन देखने को मिल रही है, बहुत अनसर्टन है। अभी आपने खुद ही हमें समझाया। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये पिछले कई फॉल्स और पिछले कई बार की वॉलेटिलिटी से काफी अलग लग रही है, क्योंकि कोविड के समय में बाजार बुरी तरीके से अनसर्टेनिटी दिखा रहा था, वॉलेटाइल काफी ज्यादा था। उसके अलावा जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, बाजार रिएक्ट करता है। ये जो सिचुएशन अभी डोनाल्ड ट्रम्प के कारण पैदा हो गई है, ये कितनी अलग है इस समय बाजार के लिए? और बाजार में ये अनसर्टेनिटी क्या लंबी चलने वाली है, क्या लॉन्ग टर्म रहने वाली है ये? या देखिए, पिछले अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, तो हम्म। वो एक लेंडिंग जो था हम्म। वो पूरा खराब हुआ था यूएस में, और उसका इम्पैक्ट सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट हर कंट्री को इम्पैक्ट था। पर उस साल भी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आया था। हम्म। आप देखें 2008-9 में, तो इंडिया में भी आईटी सर्विसेज एक सेक्टर था जहां पे इम्पैक्ट था। शेयर मार्केट का इम्पैक्ट तो होता है, क्योंकि अगर ग्लोबली कहीं पे भी बहुत बड़ा क्रैश आता है तो वो इम्पैक्ट होता है। बट बिजनेस वाइज हम्म। अगर आप देखें कोविड का क्रैश, या कोविड का क्रैश एक एक शॉक था सिस्टम को, क्योंकि वैसा इम्पैक्ट कभी बहुत सालों में कभी नहीं आया था। हम्म। अगर आप टेपर टैंट्रम देखें 2012 2013 के पीरियड, अगेन वो पॉलिसी शॉक था, लोग हम्म। रिकवर कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये भी एक पॉलिसी शॉक है हम्म। एटलीस्ट। आप अगर न्यूज फ्लो की बात करें, द वर्स्ट इन न्यूज फ्लो तो मार्केट को ऑलरेडी सुन चुके हैं, अप्रैल 2 को हाई टैक्स रेट, यहां जी। से वो स्लोली इंप्रूवमेंट ही हो रहा है। हम्म। राइट, बट अभी चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करेगा यूएस को, और वो ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो अभी भी फिलहाल देखने को है। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि कल कोई नेगोशिएशन वहां पे भी हो और चेंजेस हो जाए, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था। सो हम्म। वो ये मोस्टली अब पॉलिसी अनसर्टनिटी है। और अगर ये पॉलिसी अनसर्टनिटी कंटिन्यू होता है थोड़े टाइम के लिए,
स्लोली द वर्ल्ड को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। मे बी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा ऊपर जाएगा, दैट इज पॉइंट। और मे बी अभी डेवलप कंट्रीज जैसे यूएस में इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है उसकी वजह से, राइट। जी। तो ये एक पॉलिसी शॉक है जिसका देखा जाएगा, पर अभी ये कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं कि हाउ यूएस इसको रिएक्ट करते हैं। मे बी 10% टैरिफ अक्रॉस द ग्लोब हर कंट्री पे द ग्लोबल ग्रोथ को उतना ज्यादा हिट नहीं करेगा वर्सेस 20 और 30%। सो उम्मीद ये है कि ये अनसर्टेनिटी स्लोली सेटल हो जाए। बट अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर क्रैश में जो भी हुआ था पहले, वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट भी था। हम्म। हालांकि उस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा गिरा था और वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे, वो मैं नहीं बोलूंगा अभी है कि क्योंकि 19 टाइम हम हिस्टोरिकल एवरेज पे ही हैं, ये नहीं कि ये 20% बिलो हम लोग को मिल रहा है मार्केट, करेक्ट। हम्म। तो हमारे हिसाब से इट इज स्टेटस को जो चल रहा है मार्केट में। और अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें, वहां पे तो वैल्यूएशन ज्यादा ही है हिस्टोरिकल से भी, तो वहां पे कॉशन होना चाहिए। बट लार्ज कैप एक ऐसा पॉकेट है जहाँ आप सेलेक्टिवली दें, वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती जी सर, एक और बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है रिसेशन। रिसेशन आ रहा है क्या? क्योंकि पहले तो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ये कह रहे थे हाँ रिसेशन आ गया, ऑलमोस्ट 60% एस्टिमेट था जेपी मॉर्गन का, और गोल्डमैन सैक्स ने बढ़ा दी थी अपनी जो है वो संभावनाएं कि रिसेशन आ रहा है। सडनली ये 90 दिन का जो पीरियड मिल गया, उसके बाद कहीं ना कहीं यू टर्न आया है सारे ब्रोकरेजेस का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कि अभी रिसेशन हो सकता है, शायद ना। तो अभी स्थिति है क्या, रिसेशन मान के चल रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? है। देखिए अगेन ये यूएस की बात है, और हम्म। बहुत डिफिकल्ट है किसी को ये प्रिडिक्ट करना कि रिसेशन आ रहा है नहीं आ रहा। जी। और अब तो तो यूएस मार्केट्स भी बेयर मार्केट से बाहर ही आ गई हैं, अच्छा खासा तेजी दिखा दी है उन्होंने, 10% का जो है वो अपसाइड दिखा दिया एक ही दिन में। करेक्ट। सो पॉइंट इज, वो नियर टर्म में जो भी होता है बहुत डिफिकल्ट है प्रोजेक्ट करना, या ये इससे कंक्लूजन करना कि ये लंबा ट्रेंड है या हम्म। मीडियम टर्म ट्रेंड है। सो हम्म। वो बहुत, अगेन रिसेशन का भी लोग पिछले 3 साल से रिसेशन की बात कर रहे हैं यूएस में, रेट हाइक साइकिल में रिसेशन आएगा, पर काफी इकोनॉमी उनकी भी काफी स्ट्रांग रही है। तो हमें अगेन ये जो प्रिडिक्शंस हैं उन पे ज्यादा रिलाई करना शायद बनता नहीं है, क्योंकि समटाइम्स दे करेक्ट, समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम्म। द पॉइंट इज ब्रॉडली, आप अगर फंडामेंटली देखें, टैरिफ अक्रॉस द वर्ल्ड विल क्रिएट कि आपका थोड़ा स्लो डाउन होगा ग्रोथ पे, राइट। हम्म। अभी हम जैसे इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं, तो हमें ये एनालाइज करना है कि इंडियन इकोनॉमी पे स्लो डाउन का क्या इम्पैक्ट है। तो जैसे मैंने बोला कि डोमेस्टिक हमारी इकोनॉमी इतनी लार्ज है और इंडियन हम्म। इकोनॉमी डोमेस्टिकली ड्रिवन है। तो हम्म। अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हैं जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। स्टॉक प्राइस इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो हजार अदर फैक्टर से जाता है, जैसे ग्लोबल क्या हो रहा है से सब। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें क्लियरली दिखता है कि आपका जैसा अर्निंग्स ट्रेंड है, आप अगर हम्म। 5 साल 10 साल का डेटा देखें, जैसे आपका अर्निंग्स ट्रेंड है या कैश फ्लो जनरेशन है, उसके हिसाब से तो स्टॉक प्राइस अच्छा किया जाए। अभी एक बहुत सिंपल कोरिलेशन है, जैसे BSE 30 का अर्निंग्स ग्रोथ और हम्म। BSE 30 का इंडेक्स कैसे वो मूव हुआ है पिछले 10-15 साल में, वो एक ब्यूटीफुल कोरिलेशन है। ऑलमोस्ट लाइक जैसे आपका अर्निंग्स ग्रो हुआ है, वैसे स्टॉक ने भी अच्छा किया है। बट उसमें ऐसा पीरियड आ सकता, कोविड आया था, हम्म। डिमोनेटाइजेशन आया था, ऐसे सब फेजेस थे। बट स्लोली द मार्केट कैचअप करता है अर्निंग्स को। तो हम्म। हमें वो अर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए, और हमारे हिसाब से अर्निंग्स हिट ये ट्रम्प की वजह से बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं नहीं है। सो मेरा वही, अभी जैसे आप कोई भी सेक्टर्स लेके, जैसे एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स, जैसे हम्म। फार्मा एक सेक्टर है। तो अगर आप फार्मा की बात करें, तो इंडिया यूएस को वन ऑफ द हाईएस्ट जेनेरिक ड्रग्स सप्लाई करता है। जी। और वो जेनेरिक ड्रग्स ही कॉस्ट इन्फ्लेशन यूएस में कम करती है। जैसे आप दवाई की कॉस्ट है, क्योंकि आप जेनेरिकली इंडिया से प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी लो है, हम्म। और कंपेयर टू कोई इनोवेटर ड्रग सिर्फ आपका प्राइस बहुत कम है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन कम करने का इन फार्मास्यूटिकल इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री का काफी ज्यादा रीजन है। तो हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा, तो अभी
ट्रम्प के अनाउंसमेंट में भी फार्मा को वो सेक्टर से अलग किया। फार्मा एज अ सेक्टर पे कोई टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि हम्म। उन्हें पता है कि अगर इधर टैरिफ लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिटीजन्स पे जाता है। तो हमारे हिसाब से फार्मा में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। हम्म। फिर अगर आप और सेक्टर्स देखें, जैसे ऑटो एंसिलरीज ऐसा एक सेक्टर है जहां पे अभी भी 26% का ऑटो एंसिलरीज पे 26% का ड्यूटी है। पर इधर भी अगेन द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे शायद कंपनीज को वो अर्निंग्स हिट आए, अगर पर बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है जो वो एक्सपोर्ट फेसिंग है, और इंडियन टोटल ट्रेड बास्केट में वो बहुत छोटा है। हम्म। आईटी एक एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है जहां पे सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट आता है। जैसे गवर्नमेंट ने सीधा कोई टैक्स नहीं लगाया, टैरिफ नहीं लगाया आईटी सेक्टर्स पे, बट हम्म। द पॉइंट इज अगर आप ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए या बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन आईटी सर्विसेज को भी इम्पैक्ट करेगा जो ग्लोबली फोकस्ड है। जैसे रिटेल सेगमेंट हो गया, कोई मशीनरी रिलेटेड ऑटो सेगमेंट हो गया, ग्लोबली वहां पे भी स्लो डाउन आ सकता है। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो मे बी थोड़ा ग्रोथ स्लो, बट काफी वो स्लो डाउन प्राइजेस में है ऑलरेडी। हम्म। सो तो हमें ये देखना चाहिए कि वो कितना मार्केट ये देख रही है कि आपका अर्निंग स्लो डाउन आए। और आईटी में मेरे हिसाब से अभी आप काफी कंपनीज देखें तो वो ऑलमोस्ट कैश फ्री कैश फ्लो यील्ड 3 से 5 या 6% पे भी जा रहा है। तो हम्म। सम उसमें भी अपॉर्चुनिटीज निकलते हैं। तो मे बी देर इज ओवर रिएक्शन, बट हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट। जी सर, इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर इस समय अर्निंग सीजन भी है, रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टर फोर के। कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं इस समय क्वार्टर फोर रिजल्ट से? क्या आप एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स किस तरीके के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ, हालांकि क्वांटम ज्यादा क्वार्टरली पे फोकस नहीं करता, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। आप हमेशा बोलते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, 3 5 साल मिनिमम आप देखें इक्विटी पर। क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली सीजन एंड सो एंड सो फोर्थ। अभी आप देखें कि पिछले, जैसे मैंने बोला, पिछले फर्स्ट हाफ ऑफ ये साल में थोड़ा स्लो डाउन आया था, हम्म। थर्ड क्वार्टर में स्लो रिकवरी था, एंड फोर्थ क्वार्टर में मे बी थोड़ा और रिकवरी हो सकता है। बट ये अगेन फुल फ्लेज रिकवरी नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि सर्टन लार्ज सेक्टर्स जो आप इंडेक्स के हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, हम्म। आईटी सर्विसेज हो गया, आप एनर्जी एज अ सेक्टर देखें, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे ये लार्ज कंपोनेंट ऑफ निफ्टी 50 या BSE 30 इंडेक्स के हैं। वहां पे स्लो रिकवरी ज्यादा फास्ट नहीं है। मे बी सम सेक्टर्स में आपका ईपीएस ग्रोथ कम भी हो रहा है, क्योंकि अभी अगर बैंक्स में देखें तो आपको सडनली क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने अगर कट कर दिया तो आपका मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आप हम्म। जो आपका लेंडिंग रेट कट होता है बट आपका डिपॉजिट रेट उतना स्पीड से कट नहीं होता। तो ये टेम्पररी फेज है, क्योंकि ओवर अ पीरियड, अभी 1 साल की बात करें तो बैंक्स डिपॉजिट भी काटेंगे तो वो पास ऑन करेंगे, राइट। सो मे बी अर्निंग्स ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, बट अगेन वो फुल फ्लेज्ड इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा, 3 सेक्टर्स जो लार्ज सेक्टर्स हैं, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस जो एनर्जी सेक्टर है, जहां पे आप देखें कि मार्केटिंग मार्जिन जो बोलते हैं या ग्रॉस जीआरएम्स बोलते हैं, वो थोड़ा अभी भी सबड्यूड है। और जी। वहां पे उसके हिसाब से तो ग्रोथ नहीं आ रहा। और आईटी सर्विसेज आपने जैसे देखा कि बिकॉज ये एनवायरनमेंट में हम्म। मे बी 3 या 6 महीने का इम्पैक्ट आ सकता है अर्निंग्स में, बिकॉज अभी हर यूएस का बैंक या यूएस का रिटेलर ये सोच रहा है कि मैं कैसे कैश कंजर्व करूं। मेरे को आईटी पे ज्यादा स्पेंडिंग शायद नहीं करना, क्योंकि अभी मेरे को डिमांड हिट आ सकता है। तो वो स्लोली इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि वो इन्वेस्ट ना ही करें, मे बी इट कम बैक इन 9 मंथ्स। वो हमें वेट एंड वॉच है, बट अभी के लिए अर्निंग्स थोड़ा कम हुआ है। तो ये 3 सेक्टर्स की वजह से इस क्वार्टर का अर्निंग ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा। वही है हमारे एक्सपेक्टेशन। जी सर, बाजार की वॉलेटिलिटी के बीच में जो एसआईपी जारी रखने का एक कॉन्फिडेंस था लोगों का, जो एसआईपी हो रही थी, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, और इधर हाल के समय में अगर हम कहें कि इन्वेस्टमेंट के प्रति अवेयरनेस बहुत बढ़ भी गई थी लोगों की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे लगातार, लेकिन फिलहाल बाजार का जो मूड माहौल है उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। तो इस तरीके के निवेशकों के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा बाजार को अभी नहीं देखा है, पिछले बहुत ज्यादा फॉल्स में वो शायद नहीं बाजार में रहे होंगे, लेकिन इस समय अभी
मौजूद हैं जिनके लिए सिचुएशन बेहद नहीं है, वो कैसे संभलेंगे? ये कॉन्फिडेंस वापस आएगा क्या एसआईपी करने का? राइट। देखिए, एसआईपी काफी ग्रेट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट में, पर उसका अंडरलाइंग फिलोसफी क्या है? अंडरलाइंग फिलोसफीज, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। और इक्विटी मार्केट से आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन प्लस माइनस +2 और 3% जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का होना चाहिए। जैसे आप देखें कि इंडिया एज अ कंट्री, आपका रियल जीडीपी ग्रोथ 6 साढ़े 6% होता है बहुत सालों से, 10 20 30 सालों से वही ग्रोथ रेट रहा है। इन्फ्लेशन 4 या 5% के आसपास है। आप हम्म। दोनों को ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 11% के आसपास आपका नॉमिनल ग्रोथ होता है इन द इकोनॉमी। हम्म। और ये कंपनी जो होते हैं इंडिया में, लेट्स से आप अगर कोई भी कंपनी का रेवेन्यू देखें, हमारे हिसाब से वो इस रेट पे या इससे स्लाइटली ज्यादा रेट पे ग्रो हो सकता है, हम्म। अगर वो कोई सनसेट इंडस्ट्री में ना हो जहां पे कोई ग्रोथ ही ना हो, दैट इज डिफरेंट। और अगर कोई इंडेक्स नेम आप लें, जैसे सेंसेक्स का नाम, या सेंसेक्स में जो है, या निफ्टी 50 में, या BSE 100 500 में है, ये कंपनी थोड़ा और फास्टर ग्रो हो सकता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू ग्रोथ के अलावा अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी वो थोड़ा इंप्रूव करते हैं, अच्छे कंपनीज। सो ये मोटा मोटा आप देखें, रिटर्न आएगा 14 15% के आसपास इक्विटी से, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 10 20 साल का टाइम फ्रेम लें। शॉर्टर टर्म में वो कहीं पे भी वॉलेटाइल हो सकता है, राइट? तो कोई भी इन्वेस्टर जो इक्विटीज में आ रहा है, यही उनका फिलॉसफी होना चाहिए कि मेरे को इक्विटीज में नॉमिनल जीडीपी से 2 3 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा मिलेगा हम्म। अगर मैं लंबे समय तक इन्वेस्टेड हूँ। और एसआईपी एक ऐसा माध्यम है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी। अभी आप लमसम करते हैं तो काफी लोग डर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने से एट द मार्केट फॉल। बट मार्केट फॉल एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका एनएवी आपको लो कॉस्ट में मिलता है, करेक्ट, बिकॉज मार्केट अंडरलाइंग गिर चुका है। सो अभी आप देखें तो फिलहाल रीसेंट ट्रेंड्स एसआईपी के अच्छे ही रहे। हालांकि एसआईपी कैंसिलेशन का थोड़ा ट्रेंड है, थोड़ा बढ़ा था लास्ट मंथ। बट ब्रॉडली हमारे हिसाब से इंडियन इन्वेस्टर ये कन्विंस्ड है कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना है, तो एसआईपी इज द ओनली फैक्टर। और हमारे हिसाब से आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है जब मार्केट ज्यादा गिरता है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही फंड्स में इन्वेस्ट करें, एंड सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। जी। वो इंपॉर्टेंट है। तो सर, यही सवाल था मेरा एक्चुअली अगला आपसे कि किस तरीके से पोर्टफोलियो को प्लान करें, क्योंकि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें कोई प्लान काम नहीं कर रहा है। जो भी हम मार्केट के बारे में सोच करके चल रहे थे, जितने भी एक्सपर्ट से हम बात करते हैं, मार्केट एक नई चाल दिखा रहा है हर समय। हर बार उसका एक बड़ा मूव सामने आकर के खड़ा हो जाता है कि हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन मार्केट ने कुछ और कर दिया है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इसमें पोर्टफोलियो को कैसे प्लान करेंगे अपने? या देखिए, आप अगर कोविड के बाद एक आप इन्वेस्टर हो, और मैं ये डेटा देख रहा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितने फोलियोज एडिशन हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर फोलियोज कोविड के बाद एडिशन हुए हैं। जी। और द प्रॉब्लम है कि कोविड के बाद लोगों ने सिर्फ एक साइड का अप मूव ही देखा है मार्केट का। देयर कुड बी एक छोटा पीरियड था जहाँ पे कुछ करेक्शन आया था, बट तो वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रीसेट हो गया है। जैसे लॉन्ग टर्म में आप देखें 13 14 15% रिटर्न है, अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन 18 20 के ऊपर है। सो हम्म। वो रीसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन बहुत मुश्किल है होना, राइट? वो मे बी सम पीरियड्स में हो सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी नहीं है। और पिछले 3 महीने में, या तो अक्टूबर से हमें दिख रहा है वो रियलिटी चेक हुआ है मार्केट का, हम्म। कि मार्केट गिर भी सकता है और क्वाइट स्टीपली गिर सकता है, राइट? सो एज अ फंड हाउस हम हमेशा ये कहते हैं क्वांटम से कि आप आपका एसेट एलोकेशन करेक्ट होना चाहिए। हम्म। एसेट एलोकेशन के लिए आप हमेशा आपके फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। बट एज अ फंड हाउस हमारा ये फिलॉसफी है कि आपका जो भी इमीडिएट एक्सपेंस है, जो हम्म। 6 महीना या 12 महीना जो भी आपके हिसाब से, वो आप बहुत सेफ लिक्विड फंड में डालें, जहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क ना हो या बहुत ज्यादा ड्यूरेशन रिस्क ना हो। हम्म। सिंपल क्रेडिट रिस्क फंड में जाएं, जो आपको सेविंग्स रेट से थोड़ा मे बी बेटर देगा रिटर्न, बट ये आपका सेफ मनी है।
जी। उसके ऊपर जो आप आपका बनाते हैं, हम एक पिरामिड बोलते हैं। हम्म। बेस ऑफ द पिरामिड में आपको हमेशा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि गोल्ड अभी काफी अच्छा किया है रिसेंट पास्ट में, बट गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको हेल्प करता है कि उसका कोरिलेशन इक्विटी से नेगेटिवली है। तो जैसे आप अगर लॉन्ग टर्म देखें तो इक्विटीज अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड जनरली उतना अच्छा नहीं करता। हालांकि पिछले 6 महीने में दोनों उससे पहले दोनों ने अच्छा किया था, बट लॉन्ग टर्म कोरिलेशन नेगेटिव है। तो हम्म। वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो हम 5% या 10 या 15%, अगेन आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कीजिए कि कैसे हम्म। करना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपको इक्विटी बकेट आता है। इक्विटी में हम हमेशा ये बोलते हैं कि आपका बहुत लार्ज एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए। अगेन आपका स्टेट ऑफ एज भी मैटर करता है, आप यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो लार्ज कैप लिक्विड पोर्टफोलियो आपका बेस होना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। उसके हम्म। ऊपर आप स्लोली स्मॉल कैप या मिड कैप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर वो प्रोपोर्शन कम होना चाहिए। सो ये अगर ये एसेट एलोकेशन आप फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे, मार्केट गिरेगा तो आपको भी इम्पैक्ट आएगा, देर इज नो डाउट। हम्म। क्योंकि इक्विटी रिस्की एसेट क्लास है, अगर आपका कोई एफडी या किसी से भी कंपेयर करें वेरी क्लियरली। बट जी। अगर ये आप एसेट का एलोकेशन में है तो आप बेटर सूटेड हो, क्योंकि एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो कम गिरेगा, एक ऐसा है जो नहीं गिर हम्म। सकेगा, जैसे लिक्विड फंड हो गया या मे बी गोल्ड हो सकता है। तो हम्म। आपका वो बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा टू इन्वेस्ट इन जी। दीज फंड्स। सर, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप अभी पिरामिड हमें समझा रहे थे एसेट एलोकेशन के, क्या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में उनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ एसेट एलोकेशन में बदलाव करने की जरूरत है, कहीं पर एसेट एलोकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, किसी तरीके के नए फंड्स ऐड करने की जरूरत है कि वो उनके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके? अभी फिलहाल क्या एसेट एलोकेशन में कोई सी बड़े बदलाव की जरूरत नजर आ रही है? हाँ, अगेन मैं ये कहूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से प्लीज कंसल्ट कीजिए इसके लिए। बट हम्म। हमारा एक सिंपल प्रोडक्ट है, जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट है। हम्म। उसमें देखिए, जैसे मैंने पिरामिड बोला, समटाइम्स ये आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा हमेशा। हम्म। गोल्ड में अगर इक्विटी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम्म। गोल्ड में शायद आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, तो वो रीबैलेंसिंग नीड बहुत ज्यादा होता है। हम्म। तो या आप वो मॉडल को अपना, या सिंपली मल्टी एलोकेशन फंड में डाल सकते हैं, जहां पे हम ये कोशिश करते हैं कि आपको एफडी से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स मिले, क्योंकि ज्यादा पोर्शन इसमें डेट फंड या लिक्विड फंड में होता है, और फिर गोल्ड में भी होता है, और इक्विटी। जैसे अगर इक्विटी बहुत अच्छा कर रहा है दैट हम्म। टाइम ये फंड में हम क्या करते हैं कि इक्विटीज को स्लोली सेल करके ज्यादा हम डेट में डालते हैं या हम्म। गोल्ड में डालते हैं। जैसे अगर अभी के मार्केट में, जहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज मार्केट गिरा है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा इक्विटी को एलोकेट करें, तो वो डायनामिकली आपको बैलेंस करेगा ये प्रोडक्ट में। एसेट एलोकेशन में चेंजेस अब हमारे हिसाब से अभी इवन ये टैरिफ से पहले भी हमारा ये व्यू था कि लार्ज कैप पोर्टफोलियो जो है हम्म। वो स्लोली अट्रैक्टिव हो रहा है वैल्यूएशन में। तो हम ये कह रहे थे अपने इन्वेस्टर्स को कि आपको अगर एलोकेट करना है तो लार्ज कैप पॉकेट में आप एलोकेट कर सकते हैं। स्मॉल हम्म। कैप अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन है तभी एलोकेट करें, बिकॉज उधर हमें स्टिल काफी ज्यादा वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच्ड है। हालांकि हमारे स्मॉल कैप फंड में जो हम मेरे कलीग रन करते हैं, वहां पे कैश अभी भी ऑलमोस्ट 16-17% है, हम्म। बिकॉज वैल्यूएशन उसमें करेक्ट नहीं हुआ है। हम्म। तो यही हिसाब की कि आप ज्यादा एलोकेट करें, ज्यादा लार्ज कैप को एलोकेट करें, और मल्टी एसेट एलोकेशन भी देख सकते हैं अगर आपको डायनामिकली इन्वेस्ट करना सर, फ्लेक्सी कैप फंड्स का भी काफी क्रेज है, अभी बीच में बहुत ज्यादा फोकस में फ्लेक्सी कैप फंड्स भी आ रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करना कितना सही होता है, या उसको कितना अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? अगर आपकी तरफ से एक सजेशन मांगा जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड्स अभी निवेशकों के लिए सूटेबल है इस मार्केट कंडीशन में? सी अगेन ये इसका जवाब मैम आई थिंक फाइनेंशियल प्लानर ही आपको बता सकता है, क्योंकि हम्म। हर फंड हाउस का अपना डिफरेंट फिलोसफी होता है हम्म। विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्सी कैप। समटाइम्स फ्लेक्सी कैप उनका ज्यादा एलोकेशन स्मॉल एंड मिड में होता है, जहाँ पे हम्म। हमारा मानना है कि ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम्म। समटाइम्स लार्ज कैप में होता है, तो वो इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा। ऐसा कोई कैटेगरी ऐसे डिफाइन नहीं कर सकती कि यही अच्छा है। बट अगर आप वो एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क में बता रहा हूँ जो पिरामिड का आप हम्म। देखें, तो वो आपको गुड स्टेट में रख सकता है, स्पेशली अ न्यू इन्वेस्टर
जो हम्म। मार्केट में नए हैं। जी सर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अभी क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चले? अलोकेशन अभी क्या करें? घटा दें अलोकेशन, जितना है उतना मेंटेन करके चलें, या बढ़ा दें? मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये सवाल आपसे मैं लेना चाहती हूँ, या क्योंकि इक्विटी फंड्स इस समय वॉलेटाइल ऑब्वियस सी बातें होंगे, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बहुत है। तो क्या स्ट्रैटेजी लेकर के निवेशकों को चलना चाहिए इस समय? करेक्ट। सी देखिए, एक स्टैटिस्टिक, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, जो काफी पब्लिक फोरम में भी था और हम लोगों ने भी कंप्यूट किया था। जैसे कि अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, हम्म। कोई भी लेट्स से इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, BSE 30 या निफ्टी 50, हम्म। तो और आप उसका वॉलेटिलिटी देखें, हम्म। जैसे अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपका टॉप रिटर्न कितना आ सकता है, कितना मोस्ट नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, और एवरेज रिटर्न कैसा आ सकता है। हम्म। तो जितना कम टाइम पीरियड है, जैसे 1 साल 2 साल, इसमें आप देखें कि आपका रिटर्न काफी, कोई पीरियड में रिटर्न काफी अच्छा रहा है बट हम्म। एकदम से गिरा भी है। ड्रॉडाउन जो नीचे गिरा है वो कुड बी 20-30% ऑल्सो, डिपेंडिंग आप कौन से साल में हो। हम्म। राइट। बट अगर जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन आप स्ट्रेच करते हैं, हम्म। राइट, और इसमें ये भी देखा है कि अगर मैंने ये 1 साल में पूरा इन्वेस्ट किया है, जैसे लेट्स से मैंने 2000 में इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, 2005 में इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, हर 1 साल दिखे, तो अगर मैं 1 साल का टाइम होराइजन से इन्वेस्ट करता हूं, तो काफी ऐसा भी टाइम आया है कि अगर आज इन्वेस्ट किया 1 साल के बाद मेरा रिटर्न नेगेटिव है, ऐसा भी आया है। पर जैसे ही आप ये टाइम को स्ट्रेच करते हैं, जैसे 2 साल का 5 साल करें या 10 साल करें, तो 7 साल के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि आपका वो नेगेटिव रिटर्न एकदम होता ही नहीं है। इवन आप अगर पीक GFC क्राइसिस, सॉरी क्राइसिस के पहले भी आप इन्वेस्ट करें, स्टिल आपका पॉजिटिव रिटर्न आता है, बाय द फैक्ट कि आपका टाइम होराइजन इतना लॉन्ग है। एंड वो सिंपल मैथ है, बिकॉज अगर आप ज्यादा टाइम देते हैं हम्म। कोई कंपनी को कंपाउंड करने के लिए, और कंपनी अच्छा है, तो उसका अर्निंग्स ग्रोथ तो आता ही है, और वो हम्म। अर्निंग्स ग्रोथ शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो वही एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपका करंट स्टेट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में बने रहिए। हम्म। राइट। आपका अगर नीड 1 साल का है या 1.5 साल का है, बहुत नियर टर्म है, तो आप वो मनी को आप लिक्विड फंड या किसी अदर प्रोडक्ट में जा सकते हैं जहां पे कैपिटल सेफ रहे, क्योंकि हम्म। इक्विटी काफी रिस्की भी है इन द नियर टर्म। राइट। सो लॉन्ग टर्म होराइजन में ये इस टाइम है कि आपको SIP करना चाहिए, मे बी ज्यादा करना चाहिए when the मार्केट आपका गिरता है। जी सर, जो ऑलरेडी अभी बाजार में इन्वेस्टेड हैं, वो अच्छे खासे लॉस में है इस समय। सबके पोर्टफोलियोज डाउन हो चुके हैं इस समय मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच में। रेड पोर्टफोलियोज देख करके निवेशक चिंतित बहुत ज्यादा हैं अपने। तो अभी ये जो पैसा फंसा हुआ है, ये वापस आएगा? ये डर काफी ज्यादा है निवेशकों में। फिर वही, अगेन वो सब इंडिविजुअल्स के ऊपर है कि कब उन्होंने इन्वेस्ट किया और कौन से टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट किया। जैसे हम एडवाइस कर रहे थे पिछले 1.5 साल से कि स्मॉल एंड मिड कैप काफी एक्सपेंसिव पॉकेट लग रहा है, तो हम्म। यहाँ पे आप बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करें। तो हम्म। अगर उनकी कि लोगों ने उधर इन्वेस्ट किया तो उनका एक्सपीरियंस शायद उतना अच्छा ना हो। बट वही है कि आपका ओरिएंटेशन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जैसे मैंने वो आपको स्टैट्स बताया, अगर आपका वो 7 ईयर या 5 ईयर प्लस का विंडो है, हम्म। तो चांसेस ऑफ मेकिंग लॉसेस कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो हम्म। वही देखना चाहिए। और कोई ड्रॉडाउन वाले टाइम पे आपको इनफैक्ट ज्यादा एलोकेट करना चाहिए। अगेन आपका, बिकॉज इक्विटी एज एसेट क्लास, आपको ये थिंक करना चाहिए कि ये 5 ईयर के ऊपर वाला प्रोडक्ट है, हम्म। टू इन्वेस्ट। तो अगर आप वो फिलोसफी से आते हैं तो आप एलोकेट करेंगे रादर देन टेकिंग आउट। बट शॉर्टर टर्म में कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज द रियलिटी। जी सर, नई एसआईपी शुरू करने के लिए ये सही समय है? मार्केट वैल्यूएशंस अब ऐसी लग रही हैं कि नए निवेशक अभी बाजार में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बीच में जब बाजार बहुत तेज था तो लोगों का बहुत ज्यादा जागरूकता भी कह सकते हैं, या थोड़ा सा फोमो हो रहा था लोगों को कि हमने उस वैल्यूएशन पे नहीं लिया, वरना हमारे प्रॉफिट आज अच्छे खासे होते। लेकिन उसके बाद बाजार में एक स्टीप फॉल आया, जहां पर कई ऐसे निवेशक हैं जो ये कह रहे हैं कि अरे, नहीं करना चाहिए, शायद बाजार में थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया। अभी मार्केट वैल्यूएशन ऐसे लग रहे हैं कि नई एसआईपी शुरू की जा सकती हैं, निवेशक वापस से एंट्री ले सकते हैं बाजार में। और अगर ऐसा है तो दिमाग में क्या रखना होगा इस समय?
ठीक वही, अगर आप ये ओरिएंटेशन से आए कि इक्विटी एक 5 ईयर प्रोडक्ट है और उससे बड़ा लॉन्गर टर्म प्रोडक्ट है, सो हम्म। इवन एट करंट लेवल्स, बिकॉज अगर आप देखें पिछले 6 महीने में काफी करेक्शन आया मार्केट में। और जैसे मैंने बोला वैल्यूएशंस, हम्म। अभी वैल्यूएशंस एटलीस्ट लार्ज कैप इंडेसेस में इन लाइन विथ हिस्टोरिकल्स है हम्म। आप इंडिया के। सो ना ज्यादा एक्सपेंसिव है ना ज्यादा चीप है। क्या मार्केट और चीप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नियर टर्म किसी को कुछ पता नहीं है। लाइक अभी यूएस मार्केट या कुछ ज्यादा क्रैक होता है तो इंडिया में भी होता है। हम्म। तो मैं यही कहूंगा वो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, हम्म। क्योंकि आप जितना ज्यादा आप बने रहेंगे उतना ज्यादा आपका अर्निंग्स कंपाउंडिंग होगा, राइट? जो आपको बेनिफिट है। और एक्चुअली टिपिकली इंडियन इन्वेस्टर के लिए इफ यू वो टू, आप देखें कि उनके पास क्या ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए। हम्म। रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत इलिक्विड है, काफी ज्यादा इलिक्विड है। हालांकि पीपल वहां पे भी पैसा बनाया है, वो ठीक है। फिर एक गोल्ड होता है, फिर हम्म। फिक्स डिपॉजिट होता है, फिर यू नो नियर अबाउट यही सब प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर इक्विटी। तो आप अगर देखें फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इन्वेस्टेड हैं अगेंस्ट ऑल दीज एसेट क्लासेस, आपका हम्म। इक्विटी रिटर्न्स अच्छा है। तो अगर वही आपका ओरिएंटेशन है तो आपको वही मिलेगा, वो रिटर्न्स मिल सकते हैं, विच इज बेटर। सो हम्म। मैं ये बोलूंगा अभी डिसेंट टाइम है टू इन्वेस्ट, स्पेशली एस आई पीज। हम्म। और पर आपको ये भी देखना चाहिए, आपके फाइनेंशियल प्लानर से ये जरूर कंसल्ट करें कि कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। जैसे हम बोलते हैं कि आपको अभी लार्ज कैप लिक्विड में पैसा पैसा डालना चाहिए, जैसे क्वांटम हम्म। लॉन्ग टर्म इक्विटी हो गया। हम्म। जो लार्ज कैप लिक्विड में ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप एक्सपोजर ना ले, सो वो ट्राई करना चाहिए। बट आप ये कंसल्ट करके आप इन्वेस्ट करें कि आप विद इन दैट इक्विटी भी आप राइट फंड्स चूज करें। जी सर, गोल्ड की बात हम कर रहे हैं। गोल्ड इस टाइम ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। अगर देखें तो लगभग 93,000 को पार कर चुका है एमसीएक्स पर रेट। और हालांकि ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसमें भी गिरावट आ सकती है, और जब गिरावट आएगी तो बहुत तेज गिरावट हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है। आए दिन रिकॉर्ड हाई बन रहा है इस समय गोल्ड का। वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बनाए, नीचे आने का वेट करें अभी गोल्ड के, या फिर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और अगर सर सबसे बड़ा सवाल, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो में गोल्ड चाहिए, तो अलोकेशन किस तरीके से होना चाहिए? कितना परसेंट गोल्ड पोर्टफोलियो में रहना चाहिए? करेक्ट। सो सी गोल्ड ऐसा एक एसेट क्लास है, जब ग्लोबल अनसर्टनिटी बढ़ती है, जैसे अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ गए, या अभी टैरिफ का होल आ गया, यूक्रेन रशिया वॉर उस टाइम पे हुआ था, अभी थोड़ा कम हो गया इन टर्म्स ऑफ न्यूज फ्लो। ये सब टाइम पे गोल्ड एज एन एसेट क्लास अच्छा करता है, बिकॉज अनसर्टनिटी जहां पे बढ़ जाती है तब टिपिकली गोल्ड अच्छा करता है एज एन एसेट क्लास। और हम्म। जैसे मैंने कहा कि आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो गोल्ड ऐसा एक प्रोडक्ट है जहाँ जिसका कोरिलेशन, कोरिलेशन मीन्स अगर इक्विटी 2 साल में पॉइंट A to पॉइंट B जाता है, तो गोल्ड का सिमिलर टाइम फ्रेम में उसका रिटर्न्स डिफरेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। हम्म। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे कोरिलेशन विद इक्विटी कम होती है, राइट? तो अगर तो आप अगर गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो में लाएं तो आपको ज्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे, ट्रूली ज्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे। मैं काफी बार ये देखता हूँ कि काफी इन्वेस्टर्स के पास 5 या 6 या 10 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है, और मोस्टली सब म्यूचुअल फंड सेम 200 300 स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो वो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। बट गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन देता है। तो हम्म। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे फंड हाउस का भी ये रिकमेंडेशन है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट बने रहिए। सो अभी गोल्ड काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। हम्म। इनफैक्ट मैं लॉन्गर टर्म देख रहा था, गोल्ड इक्विटी को भी बीट किया है इन सर्टेन हम्म। लॉन्ग टर्म होराइजंस में। हम्म। अभी का मूव स्पेशली इज बिकॉज ग्लोबल अनसर्टनिटी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं हम्म। थे, और उसके हिसाब से गोल्ड प्राइसेस कम हो गए, बढ़ गए थे। वो शायद कम भी हो सकता है, बिकॉज अगर ये जो स्टैंड ऑफ है जो हुआ है यूएस चाइना एंड यूएस विद द वर्ल्ड, अगर वो थोड़ा कम हो जाए तो गोल्ड में भी इम्पैक्टेड नेगेटिवली, वो भी हम्म। हो सकता है, राइट? क्योंकि हम अभी सुन रहे हैं कि सो मेनी कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स को प्रॉप अप कर रहे हैं, समाउ गो प्रॉप अप के करते टाइम पे द प्राइस इज आल्सो गोइंग अप, और हम्म। रिटेल भी तो वो करेक्शन भी आ सकता है अगर आपका ग्लोबल टेंशन्स कम हो जाए। हम्म। हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है ऐसा होता है।
बट अगेन वो पॉइंट है कि अगर आप गोल्ड को ये माइंडसेट से सोचिए कि ये मेरा एक डाइवर्सिफायर है मेरे हम्म। एसेट क्लास एलोकेशन में, जो इक्विटी के अलावा मेरे को होना ही चाहिए। हम्म। हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप ऑलमोस्ट 20% गोल्ड पे जा सकते हैं अगर आपका आपका अगेन रिस्क टॉलरेंस बहुत हम्म। कम है, लाइक हम्म। आप, तो इवन 20% इज नॉट बैड। हम्म। बट जनरली डिपेंडिंग अपॉन, अगर कोई यंग है स्टार्ट आउट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, मे बी 5% से आप चालू कीजिए, हम्म। स्लोली जब कीजिए, बट 5 to 10% इज समवेयर वी से कि इट इज गुड टू हैव इन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जी सर, वैसे क्वांटम म्यूचुअल फंड के रडार पर भी हैं किसी तरीके के फंड्स जो निवेशकों को रिकमेंड कर रहे हैं, या आपके फोकस में है किसी तरीके के फंड्स जो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में इस समय हेल्प आउट कर सकते हैं नहीं, निवेशकों? सी क्वांटम का सिंपल फिलॉसफी है कि हम बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर्स के लिए देते हैं जो हम्म। आपके ऑल एसेट एलोकेशन गोल्स मीट करते हैं। हम्म। तो इक्विटी में हमारे जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये एक लार्ज कैप लिक्विड कैटेगरी में ऑपरेट करता है, जो हम्म। ज्यादा अनड्यू रिस्क नहीं लेना चाहता हम्म। इन टर्म्स ऑफ बहुत ज्यादा स्मॉल एंड मिड में जाए, क्योंकि लिक्विडिटी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए। हम्म। इसके अलावा आप देखें तो ये इसका माइंडसेट एक वैल्यू फिलॉसफी से है, तो ये लॉन्ग टर्म इक्विटी एक वैल्यू फंड में और सेबी के क्लासिफिकेशन में भी वैल्यू कैटेगरी में आता है, हम्म। जहां पे हम ये ट्राई करते हैं कि हम कोई भी अच्छे कंपनी को थोड़ा चीप खरीदने की कोशिश करें। अगर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है तो हम ये हम्म। ट्राई करें कि हम एटलीस्ट 25% डिस्काउंट पे ये लें, और अगर 2-3 साल में ये कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पहुंचता है तो हमारे रिटर्न्स भी आ जाते हैं 15-16%। सो आप अ, कोई भी क्वांटम इन्वेस्टर्स को हम यही बोलते हैं कि अगर आप आपका इक्विटी एक पिरामिड के हिसाब से सोचिए, ये तो ये क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी आपका बेस ऑफ द पिरामिड होना चाहिए, जहां पे आपका लार्ज एलोकेशन होना चाहिए। उसके हम्म। ऊपर आप स्लोली आप लेयर कर सकते हैं ग्रोथ से। हमारा एक ईएसजी प्रोडक्ट है विच इज ग्रोथ ओरिएंटेड, हम्म। जैसे ये वैल्यू है तो एक कंपैटिबल है, एक आपको ग्रोथ मिलता है, वैल्यू मिलता है। उसके ऊपर हम बोलते हैं कि आपको थोड़ा एलोकेशन आप स्मॉल मिड पे भी दें, क्योंकि इसके साइकिल्स बहुत शार्प होते हैं। जैसे हम्म। कि 2018 17-18 में देखा कि पूरा क्रैक हुआ था, पर वो टाइम था जब आपको एलोकेट करना चाहिए था ये पॉकेट में। सो उसके साइकिल्स काफी शार्प होते हैं। हम्म। अभी हमारे हिसाब से वैल्यूएशन काफी अच्छा नहीं है उसमें, तो इसलिए हमारा वो फंड में कैश भी है, विच हम लोग स्लोली डिप्लॉय करेंगे जब आपका मार्केट और नीचे आएगा, स्पेशली स्मॉल एंड मिड। सो ये आपका पूरा इक्विटी को मीट करता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को। इसके हम्म। अलावा जैसे हमने बोला 12 मंथ्स या 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंस आपको रखना चाहिए जैसे बैंक के सेविंग्स रेट में। सो आपका एक लिक्विड फंड है जो हम्म। क्रेडिट रिस्क या ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेता। सो वेरी सेफ फंड इन दैट सेंस। फिर आपको ये अगर आप ये फंड एक एक आप चूज कर सकते हैं, या आपका और दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई मल्टी एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट जो हमारा है वो यूज करें, जहां पे हम ये काम आपके लिए करते हैं, आपको बस जी। वो प्रोडक्ट लेना जी। क्रिस्टी मादाई जी, आप हमारे साथ जुड़े, बाजार को लेकर के अच्छी खासी विस्तार में बातचीत की है, और पोर्टफोलियोज को कैसे संभालें ये सबसे ज्यादा बड़ा सवाल था इस समय निवेशकों के सामने। मुझे लगता है हमारी ये जो बातचीत है ये हमारे व्यूअर्स के दिमाग में काफी क्लैरिटी लेकर के आएगी कि फिलहाल पोर्टफोलियोज के साथ क्या कुछ करना चाहिए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है। धन्यवाद अरुणिमा, मेरे को इनवाइट करने के लिए प्रोग्राम के। थैंक यू। तो किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो संभालें, ये इस इंटरेक्शन में हमने डिस्कस किया है माथाई जी के साथ। और पोर्टफोलियो को लेकर के जितने भी आपके सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा जरूर। हम हर हफ्ते आपके लिए एक्सपर्ट्स के साथ ये बातचीत करते हैं और आपके ही सवालों को उनके सामने रख करके आपकी ही कंफ्यूजन दूर करते हैं। फायदे के फंड का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए विस्तार।